Good morning, students and my dear friends. Today is 30th of June 2022, Thursday. Motivation of the day is don't let the fear of losing be greater than excitement of winning. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। नो डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग कॉम्पनसेशन सेस रिजीम। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वेडनेसडे को कंक्लूड हो गई विदाउट एनी डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग द कॉम्पनसेशन टू द स्टेट, एंड दिस वाज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग दैट मीटिंग। क्योंकि जो स्टेट कॉम्पनसेशन क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी रजीम में, वो 30th ऑफ जून को वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। और इसीलिए इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस डेडलाइन को या इस टाइम को एक्सटेंड करना या उससे रिलेटेड कोई और डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए। बट कल वेडनेसडे को 2 दिन की मीटिंग खत्म हो गई विदाउट एनी डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। तो जीएसटी काउंसिल ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए जो रिजीम था, जो टाइम पीरियड था 5 साल का, उसको बढ़ाने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया। इसके बावजूद जबकि 24 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो इस इशू पर अपनी वॉइस रेज कर रहे थे, इस इशू को परस्यू कर रहे थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और जीएसटी काउंसिल से कंटिन्यूसली कह रहे थे कि जो ये कॉम्पनसेशन का रजीम है, रेवेन्यू लॉस को जो कॉम्पनसेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जीएसटी रजीम, इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। तो 24 स्टेट्स के परसुएंस के बाद भी फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने कॉम्पनसेशन रजीम को एक्सटेंड करने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया। इसका मतलब आज यानी टुडे 30th ऑफ जून को ये जो टाइम लाइन है, ये जो टाइम पीरियड है 5 साल का, जहाँ पर स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया गया था फॉर एनी शॉर्ट ऑफ रिवेन्यू लॉस ऑन अकाउंट्स ऑफ द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। और अब जो नेक्स्ट मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शेड्यूल है इन मदुरई। हालांकि इसके बावजूद कॉम्पनसेशन को लेकर के जीएसटी काउंसिल ने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसके बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस और सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए गए जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जीएसटी काउंसिल ने वो ये लिया कि जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जीएसटी के जो रेट्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ जो सेवरल मास कंजप्शन के आइटम्स थे उनको जीएसटी एग्जम्पशन की लिस्ट से रिमूव कर दिया है, जो कि जुलाई 18 से इफेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ मास कंजप्शन के आइटम्स पर जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया है इन ऑर्डर टू मेक देम पार विद अदर मास कंजप्शन कमोडिटीज़। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 28% का टैक्स लगने का जो डिसीजन था, जो प्रपोजल था, उसको भी फिलहाल के लिए जीएसटी काउंसिल ने डिफ़र कर दिया है नेक्स्ट मीटिंग तक, नेक्स्ट मदुरई मीटिंग में, जो मदुरई में जो मीटिंग होने वाली तब तक के लिए इस डिसीजन को, इस पर्टिकुलर इशू को डिफ़र कर दिया है। तो आगे आने वाली मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं। मीनवाइल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के, उस रिपोर्ट को री एग्जामिन करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि जो जीओएम्स ने, जो पैनल्स ने रिपोर्ट सबमिट करी थी कि 28% का जीएसटी अप्लाई किया जाए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, तो जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि आप इस रिपोर्ट को दोबारा से देखिए, क्या इसमें कोई रिवीजन किए जा सकते हैं। अगर कॉम्पनसेशन सेस की बात करें, जिसको जो बहुत बड़ा इशू था इस समय, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एग्री हो गई थी कि मार्च 2026 तक, यानी आगे आने वाले 5 सालों तक अप्रॉक्सीमेटली जो सेस रजीम है, कॉम्पनसेशन सेस रजीम है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी वो भी एग्री थी इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि जीएसटी और पैंडेमिक की वजह से जो स्टेट्स हैं उनका रिवेन्यू लॉस हो रहा है, और फॉर दैट स्टेट्स आर डिमांडिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉम्पनसेशन सेस रिजीम।
हालांकि कुछ स्टेट्स ने ये भी बोला था कि अगर इसका एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है फॉर फ्यू मोर ईयर तो एटलीस्ट जो रिवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है जहाँ पर स्टेट्स को 50% शेयरिंग दी जाएगी, सारे स्टेट्स को जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा जीएसटी के थ्रू, उस फार्मूला को चेंज किया जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि आगे आने वाली जीएसटी की बैठक में शायद जीएसटी काउंसिल इस रिवेन्यू शेयरिंग फार्मूला को चेंज करे, जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा शेयर दिया जाए इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट देम फॉर देयर रिवेन्यू लॉसेस बिकॉज ऑफ द जीएसटी एंड पैंडेमिक। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे ही स्टेट्स ने ये जो कॉम्पनसेशन रेजिम है इसको एक्सटेंड करने की बात कही थी। कुछ अपने खुद के रिवेन्यू मॉडल को लेकर के आए थे, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, किसी और तरीके से एक्सटेंड किया जा सकता है। ओवरऑल फिलहाल के लिए इस कॉम्पनसेशन सेस पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, but few states are still expecting the center government to come up with certain or few solutions on this matter of revenue loss to states. And these are the important decisions that the GST Council has taken. 28% GST on fantasy और ऑनलाइन गेम्स, इस मैटर को डिफर कर दिया है। कुछ रेट्स एलईडी, प्रिंटिंग इंक, इस सब के रेट्स को रैशनलाइज किया है। 15 आइटम्स को एग्जम्पशन की लिस्ट से रिमूव कर दिया है। बेसिकली जो ब्रांडेड आइटम्स हैं, पैक्ड फूड आइटम्स हैं, उनको। इसके अलावा स्टेट्स को एम्पावर भी कर दिया है कि वो ई वे बिल लगा सकते हैं, किस पर? गोल्ड पर, फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट। तो अगर स्टेट्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है, गुड का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ई वे बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती हैं। इसके अलावा जीएसटीएन में भी रिफॉर्म्स को फैसिलिटेट किया है। अपार्ट फ्रॉम इट जो स्मॉल ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, स्किप कर दिया उनके लिए रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट थी उसको। और अपकमिंग मीटिंग में जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उससे रिलेटेड डिसीजन होंगे, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में शेड्यूल है। तो अगस्त में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल को लेकर के, कॉम्पनसेशन को लेकर के, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन या महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 4 पर जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से रिलेटेड एक और न्यूज़ दी हुई है, उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। तो जो 47th मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए, इजी कंप्लायंसेस इंश्योर करने के लिए फॉर टैक्स पेयर्स, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स है और ऑनलाइन सेलर हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स। मोर स्पेसिफिकली ऐसे स्मॉल बिजनेस जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, वो फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन के कुछ नॉर्म से रिलैक्स कर दिए गए हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन के नए नॉर्म्स हैं ये नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी 1, 2023 से अप्लाई होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो इस पर्टिकुलर डिसीजन से बेनिफिट होंगे गवर्नमेंट के, जहां पर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जीएसटी रेट्स को 18% से रिमूव करके, रिड्यूस करके 5% कर दिया है ऑन रोपवे सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ गुड्स का carriage including the fuel cost, and even exempted the foreign component of the tour package from the GST। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई को इंश्योर कर सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू। अभी तक सेलर्स अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू किसी भी तरह की सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, बट फिलहाल के लिए कुछ टर्नओवर के बेसिस पर थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड करी है 40 लाख और 20 लाख के बीच में। अगर इतना टर्नओवर है देन सेलर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड और द कॉम्पोजिशन डीलर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन for supply of goods and services up to 40 lakh और 20 lakh। तो इस तरह के बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए हैं जीएसटी काउंसिल ने इस बार ऑनलाइन जो स्मॉल सेलर्स हैं उनको और ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1,20,000 जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं वो इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बेनिफिट होंगे या जीएसटी काउंसिल के इस डिसीजन से बेनिफिट होंगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड।
Sharp FPI outflows in June push rupee to brink of 79 versus डॉलर। जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है इस समय बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो इन द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट, उसको देखते हुए डीलर्स का ये कहना है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जब जो इंडियन रुपी है वो 79 का मार्क क्रॉस कर लेगा अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो जैसा कि हमने मंडे ट्यूसडे में फॉल देखा वही सेम पैटर्न हमें वेडनेसडे को भी देखने को मिला इन केस ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ INR एंड USD। कल वेडनेसडे को जो इंडियन रुपी है, जो हमारा रुपया है, वो 78.97 पर सेटल हुआ, जो कि प्रीवियस ट्रेड से 0.3% वीकर था। और हम देख रहे हैं मंडे से लेकर के ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन जो इंडियन रुपी है वो नया फॉल फ्रेश लो रजिस्टर करता जा रहा है। तो जो डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी इंडियन रुपी 79 का मार्क क्रॉस कर लेगा, बिकॉज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड इट हिट्स अ लाइफ टाइम इंट्राडे लो। अब जो कल के अगर पूरा जो मैक्सिमम लो देखें तो कल इंडियन रुपी 78.98 पर डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के बाद हुई, लेकिन दिस वाज आल्सो द फ्रेश लो, अभी तक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इंडियन रुपी के केस में। अगर हम ट्यूसडे की बात करें, परसों की बात करें, तो इंडियन रुपी 78.77 पर क्लोज हुआ, कल 78.98 पर क्लोज हुआ। प्रोबेबली आज जो इंडियन रुपी है वो एक नया लो रजिस्टर कर सकता है। हालांकि डीलर्स का ये कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को कल इंटरवेंशन किए हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन ऑर्डर टू लिमिट द वोलेटिलिटी इन द करेंसी मार्केट, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इंडियन रुपी की डिक्लाइन को रोक पाए। तो आगे आने वाले टाइम में ये जो डिक्लाइन दिख रहा है इंडियन रुपी में, जो इंडियन रुपी कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, ये भी कंटिन्यू ही रहेगा। हालांकि वेडनेसडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 78.97 और 78.98 पर यूएस डॉलर रेट के अकॉर्डिंग डॉलर को सेल किया, बट उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहा करेंसी मार्केट में। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ इसके बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली बहुत सारे इंटरवेंशन कर रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन ऑर्डर टू शील्ड द इंडियन रुपी फ्रॉम द रन अवे डेप्रिसिएशन। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई उसके बाद से इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, और RBI के इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं रुपी को स्टेबलाइज करने में। और चूंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही है, इसके अलावा US जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है उसके फॉर्मेट में देखने को मिला। जो FPIs हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लीविंग इंडिया। इंडिया में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको वो सेल आउट कर रहे हैं फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट इनटू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। और चूंकि अब वो सेल कर रहे हैं तो वो डॉलर पुल आउट कर रहे हैं, तो इंडियन रुपी जो है, जो रुपी है वो उसका सप्लाई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ये फॉल देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से जो ये सागा है डाउनफॉल का, ये कंटिन्यू है। तो हम देख सकते हैं रुपी वर्सेस डॉलर इन्वर्टेड स्केल 78.77 जून 28 में था, और जून 29 में जो क्लोज हुआ 78.97 पर क्लोज हुआ। दिस इज 1 डे ट्रांजेक्शन और ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रुपी। इसके अलावा दिस इज द श्रिंकिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। ये भी श्रिंक कर रहा है, क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा RBI जो है वो बार बार डॉलर को सेल कर रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबलाइज द इंडियन रुपी। हमारे जो इम्पोर्ट बिल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो चीप होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमें अब इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा बिल देने पड़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली हमारा कैड इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। अगर हम देखें सितंबर 21 और जून 17, 22 का डेटा, तो हम देख सकते हैं कि कितना फॉल हमें देखने को मिला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के केस में। इसी तरह FPI और FFIs में जो सेल ऑफ है वो भी कंटिन्यू है। डेफिनेटली इसी रीज़न की वजह से ये दोनों जो हमारे हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो सेल ऑफ है वो भी कंटिन्यू है। जनवरी 20 से लेकर के जून 22 तक का डेटा है,
कंटिन्यूसली जो इक्विटी फॉरेन और जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं और ह्यूज अमाउंट का सेल ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपी कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है। इसके अलावा एफपीआई से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। छोटी सी न्यूज़ है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया है। किस लिए अलाउ कर दिया है? टू ट्रेड इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के लिए एफपीआईज को अलाउ कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि सेबी का ये जो डिसीजन है ये मार्केट में लिक्विडिटी इन्हांस करेगा और it will also improve the market depth and promote the efficient price discovery। तो क्यों किया है सेबी ने ये अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स को या ओवरसीज इन्वेस्टर्स को? सिंपली टू हैव द बेटर प्राइस डिस्कवरी इनटू कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन ऑर्डर टू हैव द बेटर मार्केट डेप्थ एंड इनहांस लिक्विडिटी। तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स की मार्केट है वो और ज़्यादा मैच्योर होगी बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर्स। हालांकि यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शंस है कि इन ओवरसीज इन्वेस्टर्स को केवल और केवल नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेशन अलाउ होगा एंड ओनली इन कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीकल्चर जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एज ऑफ नाउ एफपीआईज। एंड 3 ब्रॉड नॉन एग्री commodities derivatives that are available in the domestic market are bullions, energy and base metal। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल बुलियंस, एनर्जी और बेस मेटल में ही जो एफपीआईज हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में फिलहाल के लिए उन्हें पार्टिसिपेट करने की परमिशन सेबी ने नहीं दी है। ऑल्दो इस डिसीजन के बाद से इंडिया में थोड़ी सी मेच्योरिटी देखने को मिल सकती है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 and 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मॉडल बायलॉज फॉर स्टेट्स टू रन प्राइमरी एग्री co-ops ऑन कार्ड्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं, एक पेज नंबर 4 पर दी हुई है और एक पेज नंबर 6 पर दी हुई है। तो पहले हम कवर कर लेते हैं पेज नंबर 6 की न्यूज़, जहाँ पर कैबिनेट ने वेडनेसडे को 2516 करोड़ की ग्रांट अप्रूव कर दी है। किस लिए अप्रूव करी है? फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ अराउंड 363 के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएसीज बोलते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनको 2516 करोड़ की ग्रांट दी गई है, जिससे कि वो कंप्यूटराइजेशन कर सके, आईटी टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर सके, उसे यूज़ कर सके। और टॉप ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कैबिनेट का जो ये डिसीजन है ये बहुत सारे डिसीजंस में से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जहाँ पर गवर्नमेंट का सीधा सीधा पर्पस ये है कि जो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको इकोनॉमिकली वायबल बना जाए। दिस इज़ वन ऑफ देम। अभी गवर्नमेंट बहुत सारे और डिसीजंस भी ले सकती है इन ऑर्डर टू मेक दिस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली वायबल। इसके अलावा अगर हम और मेजर्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेट ऑफ मॉडल फॉर बाई लॉज ऑफ स्टेट्स इसको भी प्रिपेयर कर रही है, जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन पीएसीज को मैनेज करें। तो जो स्टेट्स हैं उनके लिए मॉडल बाईलॉज प्रिपेयर किया जा रहा है, तो स्टेट्स को ऑथराइज किया जा सकेगा कि वो चाहें तो इन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस मॉडल बाईलॉ विल इनेबल द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ऑफर अ होस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर देन क्रेडिट। अभी के लिए क्या है? अभी के लिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या छोटे छोटे स्मॉल लेंडिंग करते हैं, क्रेडिट्स देते हैं हाउस होल्ड्स को, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं गांव में, उनके लिए। लेकिन अभी जो मॉडल बाईलॉ प्रिपेयर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद से जो ये पीएसीज हैं ये और भी ज़्यादा और भी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर पाएंगी अदर देन क्रेडिट, और स्टेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो इन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हेल्प करें। और अगर अदर सर्विसेज की बात करें, दिस इंक्लूड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन विलेजेस, रनिंग पीडीएस
shops providing locker facilities for rural depositors. So this will help in the फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल. फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इम्प्रूव करेगा गवर्नमेंट का ये डिसीजन, अगर जो पीएसीज हैं उनको नए बाईलॉज के तहत मैनेज किया जाता है. इसके अलावा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो सीएससीज की तरह भी काम कर सकेंगी, जहां पर वो गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करेंगे, डिफरेंट आईटी सर्विसेज और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी. तो गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी गवर्नमेंट इन पीएसीएस को यूज़ करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा डेयरी, फिशरी, इरिगेशन, बायोगैस सेक्टर, इन सब में भी काम करने को इन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनेबल किया जाएगा. तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बाईलॉ प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी ही नहीं, जो पीएसीज हैं वो कोल्ड स्टोरेज से लेकर के डेयरी, फिशरी, इरिगेशन, बायोगैस सेक्टर, सीएससी, लॉकर फैसिलिटी, पीडीएस शॉप, इन सब एरिया में काम करेंगी. और अभी के लिए जो हम बात करें कितनी पीएसीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, तो 63 के 63,000 जो हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इंडिया में. और सेंटर का ये टारगेट है कि आगे आने वाले कुछ सालों में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, 2025 तक गवर्नमेंट इसका नंबर इंक्रीज करके 3 लाख करना चाह रही. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अब पीएसीज को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ को इंटीग्रेटेड मैनर में यूज़ करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल है. वाई नॉट टू यूज़ दैम प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज जस्ट लाइक सीएससी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, डेयरी, फिशरी, इरिगेशन, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में जो भी सर्विसेज हैं वो क्यों ना पीएसीज के थ्रू ही प्रोवाइड करी जाए. इससे क्या होगा, सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो भी इम्प्रूव होगा. इसके अलावा जो पीएसीज हैं वो भी इकोनॉमिकली वायबल होंगे, क्योंकि भी बहुत, अगर आप देखें रिसर्च का डेटा उठा करके, तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है. दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ सिक यूनिट. उनके पास फाइनेंसेस नहीं है इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस. तो जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो उनका पर्पस था उनके क्रिएशन का, वो पूरा नहीं हो पा रहा. एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग न्यू बाई लॉज फॉर देम. एंड कंप्यूटराइजेशन and development of software for are one of them. तो centralized monitoring भी financial transaction के लिए ये कंप्यूटराइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ज़रूरी है. और इसी के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 63 के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 2,516 करोड़ डिसबर्स किए हैं, जहां पर हर एक सोसाइटी को, हर एक पीएसी को अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए दिए जाएंगे कि वो कंप्यूटराइजेशन कर सकें और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकें. एंड दिस विल बी शेयर्ड अमंग द स्टेट्स, सेंटर एज वेल एज द नाबार्ड. इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है. बिग एग्रो केम फर्म्स आई ड्रोन फॉर केमिकल स्प्रेइंग इन खरीफ सीजन. तो जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, पेस्टिसाइड से लेकर के फर्टिलाइज़र के स्प्रे तक, ये बहुत ज़्यादा काम जो होता है वो मैनुअल होता है. इट मीन्स फार्मर खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं पेस्टिसाइड का छिड़काव, या जो एग्रीकल्चर में जो अदर फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उनको, ये सब मैनुअली किया जाता है. लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट प्रोटेक्शन कंपनीज़ हैं, मेजर प्लांट प्रोटेक्शन कंपनीज जस्ट लाइक बेयर्स, धनुका एग्रीटेक, BASF, UPL, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड. अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली प्लानिंग टू यूज़ ड्रोन फॉर व्हाट, फॉर एक्सपेरिमेंटल बेसिस टू स्प्रे द केमिकल. क्योंकि केमिकल स्प्रे करते समय, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते समय जो फार्मर होते हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. वो मैनुअली करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में भी वो केमिकल एब्जॉर्ब होता है और उसके निगेटिव हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं. इसीलिए जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अब ड्रोन को यूज़ करना चाह रही हैं फॉर स्प्रेइंग ऑफ द केमिकल इनटू दिस खरीफ सीजन. तो एक पायलट पर्पस के लिए, इसको पायलट स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा. अभी फिलहाल के लिए कंपनीज यूज़ करना चाह रही इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, कि क्या इसके बेनिफिट हैं ड्रोन को यूज़ करने के लिए के, और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या यह कॉस्ट इफेक्टिव है ये प्रोसेस कि ड्रोन को यूज़ किया जाए केमिकल स्प्रे करने के लिए, या मैनुअली इसका स्प्रे किया जाए. तो बहुत सारे जो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस हैं उसको स्टडी करने के लिए इस बार खरीफ की फसल में ड्रोन के थ्रू स्प्रे करने का डिसीजन बड़ी कंपनी ले सकती हैं. बट अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है वो कॉस्ट की आ रही है, स्पेशली गुड क्वालिटी ड्रोन्स जो अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल नहीं हैं एज़ पर द इंडस्ट्री, एज़ पर दिस कंपनी. लेकिन फिर भी
जो मेजर प्लांट प्रोटेक्शन कंपनीज हैं, बड़ी एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल कंपनीज है, दे आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग इट एज अ पायलट स्टडी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, तो जो मैनुअल स्प्रे होता है इसको जो उसके जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं फार्मर्स पर, लेबरर्स पर, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होंगे। और दिस विल ऑल्सो इन फ्यूचर दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। सो लेट अस सी कि इसका क्या आगे इम्प्लीकेशन होता है। फिलहाल के लिए पायलट स्टडी ही करी जा रही है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मार्केटिंग फ्रीडम फॉर ऑयल प्रोड्यूसर। सो इंडिया में हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? जहां पर यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको मार्केटिंग की फ्रीडम देंगे। इसके बाद उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो पेट्रोलियम को सेल कर सके किसी भी कंपनी को इन द लोकल मार्केट। अभी के लिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, दैट इज़ हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, हमें बाहर से खरीदना पड़ता है और इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट बिल्स पर क्लियरली विजिबल होता है। तो रेगुलेटेड कंपनी है, बट वेडनेसडे को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि जो ये डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज हैं इनको मार्केटिंग की फ्रीडम दी जाएगी। इस मार्केटिंग की फ्रीडम के तहत अभी जो कंपनीज हैं ये पेट्रोलियम को किसी भी कंपनी को सेल कर सकती हैं इन द लोकल मार्केट। माइंडेड स्टूडेंट, इन द लोकल मार्केट, नॉट इन द इंटरनेशनल मार्केट। इट मीन्स एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है। लोकल मार्केट में कंपनीज चाहें जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, किसी भी कंपनी को फ्रीली सेल कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये मूव है कैबिनेट का, दिस विल बेनिफिट फॉर द मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, स्टेट रन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, ऑयल इंडिया एंड अदर प्राइवेट सेक्टर मेजर्स लाइक वेदांता, केन ऑयल, गैस एंड रिलायंस इंडस्ट्री। ये सारे जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बेनिफिट होंगी। और एज ऑफ नाउ अगर अभी तक का डेटा देखें तो हमारी जो 86% रिक्वायरमेंट है, 100% रिक्वायरमेंट, उसका 86% हम इंपोर्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 14% ही जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमारी डिमांड सैशिएट होती है। तो जो ऐसी कंपनी जो कि 14% में फॉल कर रही हैं, आप गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बेनिफिट हो सकती हैं। एंड दिस इज़ द लोकल क्रूड ऑयल आउटपुट। और हम देखें अगर ईयर वाइज ईयर, तो ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है। दिस इज़ द PSU प्रोडक्शन, मतलब जो स्टेट ओन कंपनीज हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रही हैं। दिस ब्लू बार, रेड बार प्रोडक्शन बाय प्राइवेट सेक्टर, एंड दिस ग्रे बार इज़ द टोटल प्रोडक्शन। तो अगर हम देखें तो 2018 से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो शायद इस डिसीजन के बाद, इस मार्केटिंग फ्रीडम के बाद से जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, क्योंकि कंपनीज को अब मार्केटिंग और सेलिंग की फ्रीडम दे दी गई है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में जिसको भी चाहें उसको पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल सेल कर सकती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन लेटेस्ट एडटेक क्राइसिस, बायजूस लेज ऑफ 500 स्टाफर्स। तो रिसेंटली एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें एक क्राइसिस देखने को मिला है। बहुत सारी कंपनीज इवन इंक्लूडिंग बायजूस भी अपने कुछ पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसके बाद से जो क्राइसिस है ये कंटिन्यू है। और इसी रिसेंट ट्रेंड में जो बायजूस हैं उसने अप्रॉक्सीमेटली अपने 500 अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पिंक स्लिप दिया है। पिंक स्लिप देने का मतलब उन्हें टर्मिनेट कर दिया, उन्हें लेड ऑफ कर दिया है, जस्ट टू ड्राइव द कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, सीधी सीधी भाषा में अगर ये बोलें तो। और अपने बेसिकली बायजूस ने अपनी कोर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कोर कंपनी, उससे नहीं, जो उसके अदर जो सब्सिडरी हैं, ग्रुपिंग कंपनी जिसको रिसेंटली एक्वायर किया था बायजूस ने, वाइट हैट, जूनियर और टॉपर से ये 500 एम्प्लॉय की लिस्टिंग करी गई है। और दिस इज़ डन इनटू अक्रॉस द डिपार्टमेंट फंक्शन, और इन फ्यूचर इट में इंक्रीज। इसका मतलब बायजूस हो सकता है और ज़्यादा ले ऑफ में जाए। और ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ बायजूस में ही नहीं, अगर हम देखें तो रिसेंटली अनअकैडमी ने भी 1000 ले ऑफ किए हैं, वेदांतु ने भी 624 ले ऑफ किए हैं, बायजूस 500, लीडो 200, फ्रंट रो 145 एंड उदय 120। और हम कहें अगर एक क्राइसिस अटैक में देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि पैंडेमिक जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो रिलायंस था, जो डिपेंडेंसी थी, वो डेफिनेटली
कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, और जिसका इम्पैक्ट हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज पर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम पर भी देखने को मिल सकता है। माइंडेड स्टूडेंट, और अभी फ़िलहाल के लिए जो बायजूस है वो अपने आईपीओ की भी प्लानिंग कर रहा है, तो बायजूस का ये डिसीजन भी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बेटर आईपीओ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी हो सकता है। ऑल्दो ये ट्रेंड हर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम बिग पार्टनर्स में टेपर ऑफ। लास्ट ईयर पैंडमिक के बाद से हम बोल सकते हैं पैंडमिक के पैंडमिक में रिलैक्सेशन के बाद से जो एक्सटर्नल डिमांड थी, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो सडनली इंक्रीज होता, और हमने देखा भी था $400 बिलियन का जो मार्क था वो क्रॉस किया था इंडियन एक्सपोर्ट ने, क्योंकि एक्सटर्नल जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई थी, इंडिया के प्रोडक्ट्स की जो आउटपुट थी, आउटबाउंड शिपमेंट थी, वो इंक्रीज हुआ था। बट अभी एज पर द लेटेस्ट एनालिसिस, आफ्टर अ रीबाउंड इन द एक्सटर्नल डिमांड ड्यूरिंग द लास्ट 1 year, exporters are now apprehensive about the moderation in the growth of outbound shipment for the upcoming next 2 to 3 months। और आइटम्स की अगर बात करें तो स्टील, अपैरल, लेदर, आयरन और इन सब सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, और आगे भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ऑर्डर्स का फ्लो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 3 months। जो पहले ऑर्डर आ जाते हैं तो उसको ये देखकर कहा जा रहा है कि ऑर्डर कम हुए, तो आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में जो आउटबाउंड शिपमेंट है वो भी रिड्यूस करे, क्योंकि ऑर्डर्स ही नहीं है तो शिपमेंट ही नहीं होगा, और शिपमेंट अगर ऑर्डर्स नहीं है, शिपमेंट है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो फिलहाल जो हमारी इन्वेंट्री है उसी इन्वेंट्री से यूज़ करेंगी बड़ी बड़ी कंपनीज इन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। दिस इज़ द डेटा बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन। तो जैन 2022 से लेकर के हर मंथ का डेटा है, हम देख सकते हैं। लास्ट कुछ इवन अप्रैल से हम देखें तो फॉल देखने को मिल रहा है, अप्रैल में, और ऐसा कहा जा रहा है कि जून, जुलाई, अगस्त तक ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। और रीज़न जो इसका एक्सपोर्टर्स दे रहे हैं वो वॉर की, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट है जो ये विजिबल हो रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया स्टेप्स अप फ्यूल इम्पोर्ट एमिड शॉर्टेज। पैंडमिक के बाद जो रिकवरी स्टार्ट हुई ग्लोबल इकोनॉमी में, इसके बाद जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल मार्केट रही है, जो फ्यूल मार्केट रही है, वो बहुत डोल्डम की सिचुएशन में रही, बहुत ज़्यादा एनोमलीज देखने को मिली हैं, मोर स्पेसिफिकली इन दिस ईयर। तो इसके बाद से जो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़ पर फ्यूल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, एनर्जी के लिए, उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। और इसी एनोमली को देखते हुए, सप्लाई की एनोमली की, डिमांड की एनोमली को देखते हुए, इंडिया फ़िलहाल के लिए अपने फ्यूल के जो इंपोर्ट है उसको इंक्रीज कर रहा है। फ्यूल का इंपोर्ट, इंडिया हैज़ बीन फोर्स टू स्टेप अप द इंपोर्ट्स ऑफ द फ्यूल जस्ट टू इंश्योर द कुजन फ्रॉम द अपकमिंग अनफॉर्सिन सिचुएशन। तो शॉर्टेज की वजह से और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सडनली इंडिया में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसमें राइज देखने को, उसमें स्टेप अप देखने को मिला है। पेट्रोल इंपोर्ट्स आर सेट टू राइज अबाउट 37K बैरल अ डे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई एंड 8 month हाई। तो जुलाई के महीने में पिछले 8 महीनों में सबका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियाज़ लीडिंग पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्टर। और अगर इंडिया जैसा कंट्री जो है वो इंपोर्ट अपना इंक्रीज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस हमें उसका इम्पैक्ट हमें आगे भी क्रूड ऑयल या फ्यूल मार्केट पर देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द प्राइस इंक्रीज। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी और इंडिया जैसा कंट्री सडनली इंपोर्ट अपना राइज अप कर देगा, स्टेप अप कर देगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट प्राइस पर विजिबल होगा ही होगा। और किसी भी तरह के शॉर्टफॉल और क्राइसिस की सिचुएशन से बचने के लिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो फिलहाल के लिए अभी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू फिल अप देयर इन्वेंट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेटो इनवाइट्स स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन द अलायंसेस। तो नेटो ग्रुप ने स्वीडन और फिनलैंड कंट्रीज़ को इनवाइट किया है कि वो नेटो मिलिट्री अलायंस नेटो ज्वाइन कर लें, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शिफ्ट इन यूरोपियन सिक्योरिटी इन द डिकेड्स आफ्टर रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और नेटो के इस डिसीजन के बाद से, इस इनवाइट के बाद से रशिया के साइड से बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट आया। रशिया के जो मिनिस्टर, उन्होंने क्लियरली बोला कि इस तरह का जो नेटो का एक्सपेंशन है, दिस इज़ डीस्टेबलाइजिंग, और ये पूरे रीजन को डीस्टेबलाइज करेगा।
और जो NATO 30 एलाइज हैं उन्होंने फ़िलहाल के लिए इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, जहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड को इनवाइट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को ज्वाइन करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट, दीज NATO members have unanimously agreed on treating Russia at a one side and calling it as a most significant and direct threat to the allies. तो रशिया को टैग किया जा रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट थ्रेट टू नेटो. एलाइज मतलब नेटो यहाँ पर. तो इस समिट में जो समिट होने वाली है रिसेंट समिट, उसमें इन दो कंट्रीज़ को फॉर्मली ज्वाइन कराया जा सकता है. इसके अलावा रशिया के को लेकर के एक यूनानिमसली स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जा सकता है, जहाँ पर रशिया को मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट माना गया है नेटो के लिए. सो नेटो अपना जो अलायंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, अपनी पावर इंक्रीज़ कर रहा है, और इसके अलावा जो उसके ट्रूप्स हैं उनको हाई अलर्ट पर भी रखा है रीजन में डिस्टेबिलिटी को देखते हुए. रशिया के साइड से ये बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया है नेटो के इस एक्सपेंशन को, और रशिया ने क्लियरली बोला इसी तरह के डिसीजंस जो हैं वो रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और वॉर का कॉज बन रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.